दोस्तों नमस्कार। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे देश की जो राजनीति की हवा है वो 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बदल रही है। और राजनीति की हवा अगर बदल रही है तो उसको सबसे पहले कौन पहचानेगा। जाहिर सी बात है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनेता हैं, वो उनका पेशा है, उस क्षेत्र के वो मास्टरी हासिल उन्होंने किया हुआ है, तो जाहिर तौर पर वो सबसे पहले उस चीज़ को पहचानेंगे और उन हवाओं के जो रुख होगा उसी के अनुसार वो कदम भी उठाएंगे। यहाँ पर जो राजनीति की जो हवा, जो बयार है, जो बदली है, उसकी दिशा ऐसा लग रहा है कि अब इंडिया अलायंस की तरफ जा रहा है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ जा रहा है। और पिछले काफ़ी समय से हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कई सारे नेता, न सिर्फ बीजेपी से भी लोग काफ़ी आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ, बल्कि बाकी दलों के लोग भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और उसी फहरिस्त के अंदर, उसी लिस्ट के अंदर आज 3-4 और नामों का मैं आपके सामने जिक्र करूंगा और कुछ और चीज़ें हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो नाम निकल करके आया 20 तारीख के दिन, 20 मार्च को, उसमें से एक बहुत बड़ा नाम है, न सिर्फ बिहार की राजनीति में बल्कि भारत की राजनीति में भी वो एक अच्छी पहचान रखते हैं, पप्पू यादव, है ना। और पप्पू यादव जो हैं वो 5 बार के सांसद रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं। और इन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया बल्कि इनकी जो अपनी पार्टी थी, जो एक पार्टी चला रहे थे, जन अधिकार पार्टी, उस पार्टी का विलय भी इन्होंने कांग्रेस पार्टी में कर दिया। इस अवसर पे, और जो ये पप्पू यादव हैं, ऐसा नहीं कि ये एक सिर्फ ऐसे ही एक नेता है, इनका एक अच्छा खासा जनाधार है और बिहार के अंदर ये कई सारे लोकसभा सीट को ये प्रभावित करने की कुव्वत रखते हैं। इतना इनका मतलब एक होता है ना कि मास लीडर टाइप का, और ये काफ़ी एक्टिव भी रहे हैं। कभी भी आप देख लीजिए, किसी भी मुद्दे पर देख लीजिए, और चाहे आप कोविड का दौर याद कीजिए, उस समय भी ये काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे थे, जब देश के अधिकांश जो नेता हैं वो अपने घरों में कैद थे। तो इनकी जो एक छवि है वो पब्लिक और मास लीडर वाली छवि है, और इसीलिए इनका कांग्रेस के साथ आना, और न सिर्फ आना बल्कि अपनी पार्टी का विलय कर देना, एक बहुत बड़ी बात है और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि की तरह है। इन्होंने एक ट्वीट किया है, उसमें 2-4 लाइन इन्होंने कहा है, और उसमें ये कहते हैं कि आज से आजीवन कांग्रेस के साथ, देश के भविष्य राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना लक्ष्य। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। युवा, किसान, महिला, वंचित, समाज को न्याय दिलाना संकल्प है। एक और चीज़ इन्होंने, जब ये मीडिया से बात कर रहे थे कांग्रेस में शामिल होने के बाद, तो एक और बात ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने इस देश के लोगों का दिल जीत लिया है। नरेंद्र मोदी ने भले पिछले 10 सालों के अंदर 2 लोकसभा चुनाव जीत लिया हो, कई सारे राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव जीत लिए, और वो किस तरीके से जीत रहे हैं और उसके पीछे क्या क्या चीज़ें काम करती है, अगर उसको 1 मिनट के लिए परे भी छोड़ दिया जाए, तो दूसरी तरफ जो राहुल गांधी है, उन्होंने इस देश की जो आम जनता है उसका दिल जीत लिया है, और लोगों को एक उम्मीद दिखाई देने लगी है अब राहुल गांधी के अंदर। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है अपने इस स्टेटमेंट में, और कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ ये खड़ा होकर के, और ये इनको संभवतः पूर्णिया से शायद लोकसभा की सीट भी इनको मिल जाएगी। और इनकी जो पत्नी है वो भी ऑलरेडी कांग्रेस के अंदर हैं, कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हैं, बिहार से हैं। दूसरी जो प्रमुख जो लीडर हैं वो बीजेपी से आ रहे हैं। झारखंड के अंदर मांडू से ये विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, और इसके अलावा वहाँ पर बीजेपी के मुख्य सचेतक भी ये हैं।
सक्रिय हैं बीजेपी के अंदर, ऐसा नहीं कि इन्होंने छोड़ दिया है, और अपनी सक्रियता बीजेपी से छोड़ करके और ये कांग्रेस के साथ आ गए। कांग्रेस का हाथ इन्होंने थाम लिया है। जेपी पटेल, जयप्रकाश पटेल इनका नाम है। तीसरी जो शख्सियत है वो बहुत फेमस नाम है और काफ़ी चर्चा में है पिछले काफ़ी समय से, वो हैं दानिश अली, है ना। दानिश अली के जब नाम का यहाँ पर मैं जिक्र कर रहा हूँ तो ये चीज़ भी आपको बताना ज़रूरी है कि ये वही दानिश अली हैं जो कि पहले मायावती जी के पार्टी बीएसपी में थे, और संसद भवन के अंदर, देश का जो संसद है जिसे कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसी लोकतंत्र के मंदिर के अंदर बीजेपी के एक विधायक रमेश बिधूड़ी ने इनको जलील किया था, इनके धर्म के नाम पर, इनके संप्रदाय के नाम पर, और इनको बहुत अनाप शनाप, बहुत ही असंसदीय शब्द बोले थे, बहुत ही अमर्यादित शब्द रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को बोला था। मतलब शर्मसार करने वाला वो दृश्य था जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी बोल रहे थे और जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे दानिश अली के लिए। वो घटना हुआ, उससे आगे और जो महत्वपूर्ण एक बात है, उस स्थिति में जाहिर सी बात है कि जब आप किसी भी व्यक्ति के धर्म और उसके जात को लेकर के जब उसको आप कमतर करते हैं या उसको आप डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक तरीके से उसको वो मतलब असहज सा हो जाता है, और वैसी स्थिति में उसको अपने जो आसपास के जो लोग होते हैं उसका साथ चाहिए होता है। लेकिन उस वक्त में मायावती जी ने इनका साथ नहीं दिया था, दानिश अली का साथ नहीं दिया था, लेकिन तुरंत उसी वक्त जो राहुल गांधी हैं वो दानिश अली से मिलने गए थे, उनके घर पर मिलने गए थे और इनको बहुत हौसला दिया था राहुल गांधी जी ने। और समय देखिए, है ना, समय देखिए कि अब ये जो दानिश अली हैं जो कि फ़िलहाल अमरोहा से सांसद हैं, उनको अब कांग्रेस अमरोहा से टिकट दे देगी, इस चीज़ के लिए एक तरह से कन्फर्म ही है मतलब। और दूसरी तरफ आप देखिए कि रमेश बिधूड़ी जिन्होंने इतना अनाप शनाप और अनर्गल बातें कही थी इनके लिए, और रमेश बिधूड़ी को मोदी जी ने टिकट नहीं दिया है। सोचिए, है ना। ये तीसरा नाम हो गया। चौथा जो नाम है वो जम्मू कश्मीर से है, चौधरी लाल सिंह। बहुत ही ग्राउंडेड लीडर हैं और ग्राउंड पे अपने लोगों के साथ इनका एक बहुत जुड़ाव है, और वहाँ पर जो इनको करीब से लोग जानते हैं उनका यह मानना है कि अपने क्षेत्र में, भले इनकी राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहचान नहीं हो, है ना, लेकिन अपने क्षेत्र में इनकी पकड़ बहुत ही मजबूत है, और ये भी भाजपा के मंत्री रह चुके हैं, भाजपा के नेता रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। ये जो 4 नाम है वो कांग्रेस के अंदर शामिल हुए हैं 20 मार्च के दिन। इसके पहले अगर मैं और आपको 1-2 नामों का जिक्र कहूँ तो बीजेपी के सिटिंग एमपीज जिनका टिकट मोदी जी ने काट दिया था, वो आज के डेट में कांग्रेस के अंदर आ चुके हैं, कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, और बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, है ना। राजस्थान के अंदर जो चूरू लोकसभा सीट है, वहाँ के जो एमपी थे राहुल कासवा, उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और वो जो है अभी कांग्रेस के साथ हैं। हरियाणा के अंदर हिसार से जो विजेंद्र सिंह हैं, है ना, जो कि सर छोटू राम के परिवार से आते हैं, कितने कद्दावर लोग हैं, ये भी जो है बीजेपी छोड़ करके और अब कांग्रेस के साथ आ चुके हैं। तो और जिस तरीके का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है कांग्रेस पार्टी का, पवन खेड़ा जी ने कहा कि ये चीज़ें जो है और अभी आपको और देखने को मिलेगी अगले 2-4 दिनों में, 10 दिनों के अंदर अंदर और भी कई सारे जो बीजेपी के नेता हैं वो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। ये लिस्ट जो है अभी लंबी होने वाली है। अब जो है एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली है, देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो आजकल हर जगह पे दावा करते रहते हैं कि मैं जो हूँ वो 400 सीटें लेके आऊँगा, 370 सीटें बीजेपी लेकर के आएगी और बाकी जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो सभी मिल करके और 400 सीटें लाएंगे, 400 सीटें लाएंगे। 400 सीट लाने का मतलब है, जाहिर सी बात है कि आपकी सरकार केंद्र में बन रही है। तो अगर आपकी सरकार जब केंद्र में बन रही है तो क्यों
कोई भी बीजेपी का एमपी या बीजेपी का नेता आपकी पार्टी छोड़ करके जाना चाहेगा। हर कोई सत्ता के साथ रहना पसंद करता है, हर कोई सत्ता का सुख भोगना चाहता है। फिर क्यों कांग्रेस के जो बीजेपी के जो एमपीज हैं, है ना, वो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ तो जो बीजेपी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस एक बहुत ही कमज़ोर पार्टी है, कुछ नहीं है। क्यों हारने के लिए आ रहे हैं कांग्रेस में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका मतलब है कि जो राजनीतिक हवा बह रही है उसको कहीं ना कहीं ये नेता भाप रहे हैं, क्योंकि सिर्फ टिकट कटना एक वजह नहीं हो सकता है कि हम पार्टी छोड़ दें। समझ रहे हैं बात को, है ना? आप टिकट आपका नहीं कटा लेकिन फिर भी आप पार्टी में रहते हैं तो चुनाव जीतने के बाद आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो सिर्फ टिकट कटना आधार नहीं हो सकता है कि पार्टी छोड़ दें, है ना? उससे बढ़ करके ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, इस दौर में एक राहुल गांधी ने एक बहुत मार्के की बात बोली थी मुंबई के अंदर, जब शिवाजी पार्क में भाषण उनका हो रहा था, रैली। तो उन्होंने कहा था कि आपको क्या लगता है कि विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष के जो एमएलएज हैं, जो नेता हैं, जो बीजेपी के अंदर शामिल होते हैं, क्या वो खुद से शामिल होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उनके ऊपर एक दबाव बनाया जाता है ना? एक या तो उनको पैसे की लालच दी जाती है, लुभावने ऑफर्स दिए जाते हैं कि अगर आप हमारे साथ आ जाते हैं तो हम आपको इतना पैसा देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। कुछ जो नेता हैं उसके लालच में आ जाते हैं। कुछ नेता जब उसके लालच में नहीं आते हैं तो फिर उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से, कि अगर तुम मेरे साथ नहीं है तो देख लो, तुम्हारी ये फाइल खुल जाएगी, तुम्हारे ऊपर ये केस चलने लगेगा, तुम जेल में चले जाओगे। जो नेता हैं बेचारे डर जाते हैं कि भैया सत्ता से पंगा कौन लेगा, है ना? सत्ता जो बहुत ताकतवर है, उसके पास अथाह और असीम पावर है और वो कुछ भी कर सकती है। और इसीलिए जो नेता हैं वो मजबूरन बीजेपी के अंदर चले जाते हैं। एक और इसका एक एंगल जो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड पार्टी हो चुकी है, खास करके पिछले 10 सालों के अंदर। यानी कि बीजेपी का मतलब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हो चुका है। और आप ये देखिए कि कोई भी चुनाव हो, चाहे वो केंद्र का लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यों के अंदर विधानसभा का चुनाव हो, किसी भी राज्य के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाता है। फेस जो होता है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी होता है। वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है, वहाँ की जो क्षेत्रीय नेता हैं, उनको बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया जाता है और कोई उनका रोल ही नहीं होता है। और जब वो चुनाव जीत करके आ चुके हैं, सपोज, इसके बाद अब जो स्थिति है 2024 के अंदर, उसमें वो स्थिति बिल्कुल उलट चुकी है। पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो इस देश के अंदर कोई भी ऐसा एक सेक्टर नहीं है जिसमें कि लोगों के अच्छाई के लिए नरेंद्र मोदी ने काम किया हो। जो जनता के जीवन से, रोज़मर्रा के जीवन से जो चीज़ें जुड़ी हुई है ना, चाहे वो महंगाई हो, आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, नमक से ले करके और खाने पीने की जितनी तमाम चीज़ें हैं, सब कुछ महंगी हुई है। गैस सिलेंडर महंगा हुआ है। दूसरी तरफ लोगों की कमाई कम हुई है, उनके पास काम के धंधे कम है, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों, चाहे वो अनपढ़ लोग हों, कम पढ़े लिखे लोग हों, चाहे वो मजदूरी करते हों गाँव के अंदर, वहाँ भी नरेगा के फंड में कटौती कर दी गई है। और नरेगा के फंड में जब कटौती की गई है, नरेगा का जब पैसा केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनको काम नहीं मिल रहा है, मतलब आमदनी कम हो रही है ना? तो ये दोहरा मार है, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ आमदनी जो है वो कम हो रही है। इस चीज़ से हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो ग्रसित हैं। बाकी और क्षेत्रों में आप देख लीजिए, चाहे वो किसानों को लेकर के देख लीजिए, युवाओं को लेकर के देख लीजिए, अग्निवीर को देख लीजिए, है ना, तमाम जो चीज़ें हैं उसमें ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हुआ है। और नेता जब वहाँ के एमपी वोट मांगने के लिए जाता है तो वहाँ के जो लोग हैं वो सवाल पूछते हैं कि तुमने हमारे क्षेत्र के लिए क्या काम किया है। एक घटना आपको याद होगा, बिहार के अंदर बेगूसराय के जो बीजेपी के जो सांसद हैं गिरिराज सिंह,
अपने ही क्षेत्र में जा रहे थे और इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने गिरिराज सिंह को काले झंडे दिखाए थे और गिरिराज सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। ये सब जो चीज़ें हैं, है ना, ये सब चीज़ें क्या इंगित करती हैं? ये सब चीज़ें देख करके यही लगता है कि जो देश है, देश की जो राजनीति है वो बदल रही है। देश की जो जनता है उसको नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में बहुत भटकाया है, बहुत गुमराह किया है, बहुत दिग्भ्रमित किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब जो देश के जो लोग हैं वो अवेयर हो चुके हैं, वो समझ गए हैं, वो जान चुके हैं कि इन सब बातों में ये हसीन हसीन जो सपने दिखाते हैं मोदी जी, उसमें कुछ नहीं रखा है, बल्कि सबसे पहले जो है हमारे लिए वो है रोटी, कपड़ा और मकान। ये जो मूलभूत ज़रूरत है इसकी पूर्ति सबसे पहले ज़रूरी है। और इसीलिए संभवतः लोगों का मुंह भंग हो रहा है अब बीजेपी से। न सिर्फ लोगों का हो रहा है बल्कि जो बीजेपी के नेता हैं उनका भी शायद बीजेपी सब मुंह भंग हो रहा है और वो लोग अब धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। मज़ेदार चीज़ ये है कि इसी पीरियड में राहुल गांधी जो हैं उनका जो जुड़ाव है देश के आम जनता के साथ वो बढ़ा है और ख़ास करके भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ये जुड़ाव और बढ़ा है, क्योंकि इस संपूर्ण यात्रा के दौरान जो है उन्होंने उस हर मुद्दे को उठाया, उन सभी मुद्दों को उठाया एक एक करके, गिन गिन करके, जो कि इस देश की जनता से संबंधित है, जो कि इस देश के जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। और यही वजह है कि लोगों को अब ये लगने लगा है कि ये जो व्यक्ति है जिसका नाम राहुल गांधी है ये हमारे बारे में सोचता है, ये बहुत व्यवहारिक बात करता है, बहुत प्रैक्टिकल बात करता है। ये नरेंद्र मोदी की तरह हवा महल की बातें नहीं करता है कि 2050 में देश विकसित हो जाएगा, जीडीपी हमारा ये हो जाएगा, है ना, दुनिया की हम तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे। दुनिया की तीसरी इकोनॉमी हो गए हैं, जीडीपी इतना हो गया है ना, और खाने के लिए थाली में रोटी सब्जी नहीं है तो जीडीपी क्या क्या अचार डालेंगे, है ना, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर क्या उसका अचार डालेंगे। तो अब जो लोग हैं, न सिर्फ नेता बल्कि जो जनता है वो मोदी जी के इन बातों से उब चुकी है, पक चुकी है। और इसीलिए जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी जो दिशा है वो अब बदल रही है। चुनाव बहुत दिलचस्प होगा और इसके जो रिजल्ट होंगे वो भी बहुत दिलचस्प होंगे और चौंकाने वाले हो सकते हैं इस देश के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ज़रूर, एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।